नमस्कार दर्शकों, योग और जीवन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यकीनन स्वस्थ जीवन के लिए योग जीवन का आधार है, जो मन को ऊर्जा से भर देता है तो तन को स्वस्थ करता है और आध्यात्मिक ऊंचाइयों से ओतप्रोत कर मनुष्य को जीवंतता के प्रति सृजित करता है। इसी कड़ी में आज कार्यक्रम में जो विशेष अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं, सपना शर्मा जी कार्यक्रम में मौजूद हैं और आज कार्यक्रम का जो हमारा शीर्षक भी है जीवन का आधार योग। और जो कार्यक्रम में अतिथि मौजूद हैं ये पेशे से अध्यापिका हैं, बावजूद इसके योग को इन्होंने अपने जीवन का आधार बनाया है और ये सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत बनी है। और सपना जी, आपका कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जी। दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे योग इंस्ट्रक्टर के तौर पर हमारे साथ कमलेश कुमारी मौजूद हैं और ये पेशे से योगा अध्यापिका भी हैं। तो आज इन्हीं दो जो हमारे अतिथि हैं इनका तालमेल रहेगा और इनके द्वारा सुझाए गए आसन आपके लिए किस तरीके से स्वस्थता के प्रति प्रेरित कर सकते हैं, ये भी आज इस कार्यक्रम में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले सपना शर्मा, आपका बहुत बहुत कार्यक्रम में स्वागत कर रहे हैं। जी हाँ, आप पेशे से अध्यापिका हैं, टीजीटी आर्ट्स हैं। योग के प्रति ये भी एक सीधे तौर पर सजेशन जा रहे हैं कि योग कोई भी अपना सकता है, इसके लिए पेशेवर ज़रूरी नहीं है कि आप योग इंस्ट्रक्टर या कुछ इस तरीके से करें, आपका रुझान इसमें होना चाहिए। ये इसके तहत आप एक प्रेरणा के स्रोत बनी हैं। आपसे जानना चाहेंगे योग के प्रति आपका जो रुझान है कब से बना और आपकी दिनचर्या में योग किस तरीके से काम करता है? जी, जैसे आपने मेरा इंट्रोडक्शन अभी यह दिया कि मैं एक शिक्षिका हूं, तो मैं एक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में बतौर शिक्षिका कार्यरत पर कार्य कर रही हूँ। तो हमारा जो लाइफस्टाइल है इतना ज़्यादा ऐसा हो चुका है कि हमें अपने लिए समय नहीं मिलता है और जितनी भी लेडीज़ हैं वो अपने लिए समय नहीं निकाल पाती हैं। तो ऐसे ही करते हुए हमें ये एहसास ही नहीं होता है कि हम किन बीमारियों से जूझ रहे हैं, कितना स्ट्रेस लेवल हमारा बढ़ गया है। तो मैं भी कुछ इन्हीं चीज़ों से गुजर रही थी और अपने लिए समय नहीं निकाल पा रही थी। तो मन में ऐसे ही आया कि क्यों ना योग को कुछ अपने जीवन पर ला करके देखा जाए। लेकिन धीरे धीरे यही सब पता नहीं चला कि कब योग मेरे जीवन का आधार बनता चला गया। और मैं खुद अपने एक सेल्फ प्रैक्टिशनर हूँ, योगा करती हूँ मैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ज़रूरी नहीं है कि मुझे इसमें कोई डिप्लोमा लेने जाना है या कुछ करना है। मैं अपने आप ही इसको शुरू किया और आज मैं इस मुकाम पर हूँ। जी हाँ, तो इसी के तहत प्रेरणा के स्रोत आप बने हैं। आपसे जानना चाहेंगे अपने जीवन की शुरुआत, जो दिन की शुरुआत है, दिनचर्या की शुरुआत योग के किन आसन से आप करती हैं या फिर योग को किस तरीके से अपनाती हैं? जी, सुबह अर्ली मॉर्निंग मैं उठना पसंद करती हूँ। वैसे तो कहते हैं कि योग जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में करना शुरू कर देना चाहिए, जो 4:30 बजे से स्टार्ट होता है। लेकिन हम लोग इतना थक जाते हैं कि अगर हम इतने बजे ना उठ सकें तो हम थोड़ा 5 बजे या 5:30 हम अपने हिसाब से, वर्किंग आवर्स के हिसाब से हम उठ करके, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं साधारण योग से शुरू करूं ताकि मेरी बॉडी जो है अच्छे से वार्म अप हो जाए और फिर मैं योगासनास को शुरू कर सकूं। तो मैं सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करती हूँ। तो सूर्य नमस्कार जो है वो अपने आप में एक 12 आसनों का योग है। 12 आसन करने से आपकी जो पूरा शरीर है वो सारे आसनों को करने से हेड से लेकर के टो तक आपकी जो बॉडी है पूरी की पूरी एक काम शुरू हो जाता है उसमें। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे जो यहाँ पर साथ में हैं जी योगा इंस्ट्रक्टर हैं और ये कमलेश कुमारी जी हैं। जी हाँ, आपके बताए आसन को ये करेंगी। जी जी जी। तो सूर्य नमस्कार जो है वो हम दोनों साइड से करते हैं, राइट साइड से भी और लेफ़्ट साइड से भी हमें इसको करना होता है। तो इसको करने के लिए हम जो मैट है उस मैट के 1 फुट की दूरी पर हम खड़े हो जाएंगे और हमारा जो मुख है वो बिल्कुल सीधा सामने, अगर सूर्य की किरणों के सामने हम कर सकते हैं तो हमारा मुंह जो है सूर्य की तरफ हो जाए। हम अपने दोनों पंजों को बिल्कुल जोड़ लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों पंजे जुड़े होने चाहिए और हमारे जो हाथ हैं साइड पर होने चाहिए। अब 12 आसनों को शुरू करते हुए हम सबसे पहले अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के आगे हाथ जोड़ लेंगे और अपनी कोहनियों को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा लेंगे। अब श्वास अंदर भरते हुए हम प्रणाम आसन से हम हस्त उत्तान आसन की ओर जाएंगे। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए श्वास अंदर भरते हुए कमर को थोड़ा सा आर्क शेप में लाते हुए पीछे होल्ड करेंगे
और फिर उसके बाद श्वास छोड़ते हुए हम पाद हस्तासन की तरफ आएंगे। आपको अपनी दोनों हथेलियों को अपने पैरों के बगल में रख लेना है। आपको इसमें विशेष ध्यान ये रखना है कि अगर आप किसी कमर दर्द से पीड़ित हैं तो आपको इस आसन को स्किप करना है, क्योंकि ये बहुत गलत हो जाता है कि हमने बोला सूर्य नमस्कार करना है और आप करते चले जाते हैं, ये नहीं सोचते कि हमारे को प्रॉब्लम क्या चल रही है। अगर ऐसा कुछ है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके पश्चात आपको एक पादः आसन में आपको जाना है। आपको अपने राइट लेग पीछे ले जाना है और आपने सामने ऊपर की तरफ देखना है। इसके बाद आपने द्विपाद आसन के लिए दूसरा फुट आपने पीछे ले जाना है और आपने, ये हो गया आपका द्विपाद आसन। फिर आपने अपने दोनों घुटनों को ज़मीन पर टच कर देना है, पेल्विक को आपने ऊपर ही रखना है और अपनी छाती और अपनी ठोड़ी को ज़मीन पर टच करते हुए सामने देखना है और श्वास को छोड़ते जाना है। साष्टांग नमस्कार कहते हैं इस आसन को। इस आसन को करने के बाद आपने सप्त आसन यानी भुजंग आसन में जाना है, जिसमें आपका जो सिर है वो ऊपर की तरफ जाएगा और आपकी जो कमर है वो आर्च शेप में आ जाएगी, जिससे हमारे मेरुदंड में बहुत हमारे को हेल्प मिलता है। कमर दर्द जिनको कमर दर्द है उनको ये आसन ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद आप दोनों घुटनों को ऊपर की ओर उठा लेंगे सांस अंदर भरते हुए और फिर अधोमुख श्वान आसन में आ जाएंगे, जिसको हम पर्वतासन भी कहते हैं। इसको करने के बाद आप दोबारा से एक पादः आसन में आ जाएंगे। अपना एक पैर आगे की तरफ लाते हुए सामने देखेंगे। इसके पश्चात दूसरा पैर आप आगे लेकर आएंगे, द्विपाद आसन, जिसको हम हस्त आसन में परिवर्तित कर देंगे। श्वास अंदर लेते हुए और हाथों को ऊपर उठाते हुए हम हस्त उत्तानासन की तरफ जाएंगे। वापस अपनी कमर को पीछे की तरफ धकेलते हुए और अपने दोनों हाथों को चेस्ट के सामने लाते हुए समस्थिति में इस सूर्य नमस्कार को समाप्त कर देंगे। जी, योग और जीवन कार्यक्रम हमारे सभी दर्शक देख रहे हैं और आज का जो विषय है जीवन का आधार योग। सपना शर्मा हमारे साथ मौजूद है, जिनका योग जीवन का आधार बन चुका है। इन्होंने हमें बताया कि कैसे ये अपने दिनचर्या की शुरुआत करती हैं और इन्होंने इसके साथ साथ हमें कुछ आसन भी बताए। इसके साथ साथ सपना शर्मा, हम आपसे जानना चाहेंगे इसके उपरांत योग को जीवन में किस तरीके से आप ले रही हैं, खान पान का विशेष क्या ख्याल रख रही हैं? क्या योग खान पान ये एक दूसरे के पर्याय है? जी हाँ, बिल्कुल है। योगिक खान पान और योगिक एक्सरसाइजेज ये दोनों ही एक दूसरे के परिपूर्ण हैं। अगर ये नहीं होगा तो आप की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा लगेगी और आप बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करेंगे। इसीलिए आपको अपने योगा के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स, कार्ब्स ये सब आपको लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सादा फूड खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि आप इसमें वीगन बन जाएं या वेजिटेरियन ही बन जाएं, ऐसा नहीं है। जो जिसकी इच्छा है वो उस तरीके से अपना मन जैसा माने उस हिसाब से आप उस आहार को आप ले सकते हैं। लेकिन यह है कि आपको अपना डाइट का ध्यान तो इसमें बहुत ज़रूरी है, आपको रखना ही पड़ेगा। आप कुछ भी डाइट आप इसमें स्किप नहीं कर सकते। जी। आपने कहा कि सूर्य नमस्कार मेन है, मुख्य है। इसके उपरांत कोई और आसन जो आप अपने जीवन में दिनचर्या में अपना रही हैं? जी हाँ, बहुत सारे आसन हैं। आसन तो ऐसे हैं कि एक करने के बाद ऐसा मन होता है कि दूसरा शुरू कर दें, दूसरा शुरू करने के बाद ऐसा लगता है तीसरा शुरू कर दें। लेकिन जब हम सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो उसके साथ कंटिन्यूटी में हमें आसनों को करना चाहिए। जैसे कमलेश जी आप बताइए, भुजंग आसन, हम भुजंग आसन से शुरू कर सकते हैं। कमर के पेट के बल लेट जाएं आप, अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास रख करके श्वास भरते हुए आप अपनी गर्दन को ऊपर उठाएंगे। इसमें आपको अपनी नेक के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेन नहीं डालना है जी। क्योंकि ये अगर आप नेक के ऊपर स्ट्रेन डालेंगे तो ये आपके नेक को थोड़ा सा स्ट्रेस में ले आएगा, क्योंकि इसका सारा का सारा जो वेट है वो सारा का सारा मेरुदंड पे, आपके स्पाइन पर है। तो आपका फोकस जो कॉन्सेंट्रेशन है वो उसके ऊपर जाएगी। श्वास छोड़ते हुए आप वापस नीचे आ जाएंगे। इस तरीके से आप इसको 3 बार कर सकते हैं। जी हाँ, सपना शर्मा जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, अब वापस खान पान की तरफ आते हैं। खान पान में क्या नाश्ते में खान पान का कुछ और डाइट रहेगी, लंच के खान पान में हमारी कोई और डाइट रहेगी, कि इस तरीके की जो जानकारी है वो हमारे दर्शकों को बताएं ताकि वो भी इसे अपने जीवन में अपना सके?
जी हाँ, खान पान तो एक प्रॉपर ढंग से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब आपका मन किया आपने तब खा लिया, जो आपका मन किया आपने वो खा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रेकफास्ट जो है वो आपका 8 बजे के करीब हो जाना चाहिए, और वो भी आपका ब्रेकफास्ट, मोस्टली लोग आजकल लाइट ब्रेकफास्ट लेने लग गए हैं, क्योंकि अब क्या हो गया है कि हम उसके बाद मान लो कि हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो हमें उसके बाद 11 बजे, 11:30, 12 बजे के करीब हमें कुछ फ्रूट ज़रूर लेने चाहिए। अगर हम वो ले लेते हैं तो आप लंच करने से पहले आप सैलेड लीजिए, लंच के साथ आप कर्ड लीजिए, क्योंकि जब तक सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा ना, तो वो चीज़ें आधी अधूरी ही आपके शरीर में आपको हेल्प करेंगी। जी, शाम तक के खान पान तक का आप ब्यौरा दें तो हमारे दर्शक इससे लाभान्वित होंगे। डिनर तक का जो यौगिक डाइट है वो किस तरीके की रहेगी? जी देखिए, आप सुबह अगर आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप सुबह उठ करके पानी पीजिए। मोस्टली मैं क्या करती हूँ कि मैं कभी हल्दी डाल करके पानी ले लेती हूँ, या अगर बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है तो उस दिन मैं हल्दी स्किप कर दूँगी, तो हम कुछ लहसुन के कुछ फ्लेक्स ले लेंगे। तो इस तरीके से हमें अपनी बॉडी में सुबह टॉक्सिन्स निकालने के लिए कुछ विशेष ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करिए। ब्रेकफास्ट में आप कुछ भी ग्रीन चीज़ें ले सकते हैं, कोई पालक का आपने सूप ले लिया, वेजिटेबल लेनी चाहिए। खाली पेट आप कभी भी कोई फ्रूट ना लें, क्योंकि इट क्रिएट्स एसिडिटी। अब एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, पूरा दिन आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। जी। फिर उसके बाद जब आपने एक ब्रेकफास्ट वेजिटेबल वाला ले लिया, आप उसमें चाहे पराठा ऐड कर लिए, मेथी का पराठा ऐड कर लीजिए, या फिर आप उसमें नॉर्मल चपाती रोटी ऐड कर लीजिए। फिर आप उसके बाद थोड़ा ब्रेक देने के बाद आप फ्रूट्स का एक बोल लीजिए, पूरा वो फिनिश कीजिए। ऐसा नहीं है बहुत सारे फ्रूट्स नहीं लेने आपने, आप बीच बीच में कोई जैसे मेलन ले लिया आपने, सीजनल फ्रूट्स आप प्रेफर कीजिए, पपाया ले लिया, ग्रेप्स ले लिया, ऐसे। फिर उसके बाद आप 1 घंटे के उसके बाद आप पानी का इंटेक आप बीच बीच में रखें। जी। आप लंच में कर्ड ज़रूर ऐड करें, लस्सी ज़रूर ऐड करें, क्योंकि ये आप रात को नहीं ले सकते हैं जी। इनको रात को अवॉइड करना चाहिए। सैलेड में आप खीरा, प्याज, ये सब आप ज़रूर डालें। ज़रूर रॉ फूड आप ज़रूर ऐड करें, चाहे आप चपाती कम खाएं, लेकिन आपके उसमें रॉ फूड होना चाहिए, वेजिटेबल होनी चाहिए, एक बोल दाल का होना चाहिए। राइस अगर आप प्रेफर करते हैं तो आप राइस ज़रूर खाएं। कोई ज़रूरत नहीं है कि वाइट राइस खाएं कि ब्राउन राइस खाएं कि कौन से खाएं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। ब्राउन राइस आप अफोर्ड कर सकते हैं, खा सकते हैं, देन इट इज़ गुड। अदरवाइज वाइट राइस दैट्स ओके। शाम को आप लाइट लीजिए, क्योंकि हमारी जठर अग्नि जो है वो ठंडी होने लग जाती है, ये एक चूल्हे की तरह काम करती है। अगर पके हुए खाने में हम बहुत ज़्यादा पानी और ये डालेंगे तो वो नहीं पकेगा, और शाम तक चूल्हा ठंडा होने लग जाता है। उसी तरीके से हमारी जठर अग्नि कार्य करती है। उस समय आप लाइट फूड, जूसेस, लिक्विड ऐसा कुछ लें तो ज़्यादा प्रेफर रहेगा। 8 बजे से पहले आप भोजन अपना खा लें। भोजन में आप वही दही, लस्सी ऐसा कुछ ना लें। जी जी जी। सपना जी, हमारे दर्शक आपसे ज़रूर जुड़ रहे होंगे और जो डायरेक्शंस आप दे रही हैं, क्योंकि जीवन का आधार योग आज का विषय हमारा है, और जीता जागता उदाहरण सपना शर्मा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका जीवन का आधार योग को इन्होंने अपना लिया है और अपने जीवन में बदलाव देख रहे हैं। आसपास के लोग इनसे प्रभावित हो रहे हैं, और आपसे ये जानना चाहेंगे कि योग क्या हर आयु वर्ग के लिए योगासन जो है वो किया जा सकता है? हर आयु वर्ग योग कर सकता है? जी बिल्कुल, सब योग कर सकते हैं। बच्चे योग कर सकते हैं, टीनेजर्स वाले योग कर सकते हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, मेल्स हैं, सब योग कर सकते हैं। इनफैक्ट ओल्ड एज में जो लोग हैं वो लोग भी योग कर सकते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि वो उनकी बॉडी उनको कितना सपोर्ट करती है। अगर उनकी बॉडी उनको बहुत सपोर्ट कर रही है, धीरे धीरे वो अपने आसन सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करें। मैं ओल्ड एज पीपल की बात कर रही हूँ। और जो टीनेजर्स हैं या वर्किंग लोग हैं वो उसके बाद एक एडवांस योगा भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब आप हमारे योगा इंस्ट्रक्टर को कौन सी ऐसी डायरेक्शन दे रहे हैं जो हमारे बुजुर्ग वर्गों के लिए लाभान्वित होगा? जी, बुज़ुर्ग लोग हैं, अगर घुटनों में उनके प्रॉब्लम है तो वो चेयर पे बैठ कर के कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो वो सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम जैसे आप अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के आगे रख लेंगे और अपनी मुट्ठी को इस तरीके से जोड़ लेंगे, ठीक है, और आप उनको घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप 10 बार घुमाएंगे
और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप 10 बार घुमाएंगे। आपको सांसों का ध्यान रखना है क्योंकि इसमें ब्रीदिंग जो है, मेन चीज़ ब्रीदिंग ही है। जितना लॉन्ग ब्रीद हम इसमें करते जाएंगे उतना हम अंदर से हील होते जाएंगे। श्वास अंदर भरते हुए हम इन सूक्ष्म व्यायाम को हम करते जाएंगे। 10 बार ऐसे करने के पश्चात हम अपने इन दोनों हाथों को कंधे पर रख लेंगे और कोहनियों को जोड़ते हुए हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनको हम घुमाएंगे। जैसे 1 2 3 and 4। सेम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 1 2 3 and 4। अगर बुजुर्ग लोगों को सर्वाइकल है जी, उनको पेन है, बहुत ज़्यादा नेक पे स्ट्रेस है, बैक एक है, तो वो बैठ करके क्या कर सकते हैं, वो अपना एक हाथ अपनी नेक पे इस तरीके से ले जाएंगे, ठीक है। श्वास को अंदर भरते हुए वो अपने जो उनका लेफ्ट शोल्डर है उसको नीचे की तरफ खींचेंगे और अपना राइट हैंड को ऊपर की तरफ खींचेंगे जी, और स्ट्रेस देंगे, यस। होल्ड करेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए वापस रिलीज कर देंगे। इसी तरीके से 3 बार इसको करेंगे तो बहुत उनको बेनिफिट होगा, स्ट्रेस में बहुत बेनिफिट होगा जी। तो इस तरीके के कुछ व्यायाम ऐसे हैं जी। अगर उनको पेल्विक में प्रॉब्लम है, पेल्विक में उनको ऐसा लगता है कि मेरे ठीक से नहीं काम कर रहे हैं, तो वो सुख आसन में बैठ जाएंगे। सुख आसन में बैठने के बाद वो बटरफ्लाई पोज पर आएंगे, तितली आसन में। उसमें क्या है, आपको अपने पैरों के तलवों को जोड़ देना है और उनको अपने हथेलियों से पकड़ लेना है और अपने घुटनों को फ्लैप करना है और धीरे धीरे फ्लैप करना स्टार्ट करेंगे। वो ये आराम से होने वाले आसन हैं, उनको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से जैसे जैसे वो इन आसनों को अपनी दिनचर्या में जोड़ते जाएंगे, फिर आसनों को जोड़ने के साथ साथ नए नए आसन और जुड़ते जाएंगे और उनकी जो बॉडी है, लाइफस्टाइल जो है, वो एक लॉन्जेविटी बनी रहेगी उनके जीवन में जी। आजकल का जो युवा है वो आकर्षक काया के लिए बहुत जिम की ओर आकर्षित हो रहा है और जिम में घंटों घंटों प्रैक्टिस कर रहा है। आप क्या सजेस्ट करती हैं उनके लिए? योगासन में ऐसी कौन कौन सी यौगिक क्रियाएं हैं, यौगिक आसन हैं, वो कर सकते हैं और अच्छी काया को प्राप्त कर सकते हैं? जी, जिम और योगा दोनों के ही अपने अपने बेनिफिट्स हैं जी। जो जिम करता है शायद योगा नहीं करता है, लेकिन जो योगा करता है वो शायद जिम नहीं करता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अब अगर आप जिमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप आँखों से पीड़ित हैं किसी रोग के कारण, तो जिम आपको मदद नहीं करेगा। उसके लिए आपको योगा को अपने जिम में ऐड करना ही पड़ेगा। आपको बहुत सारी आँखों से संबंधित योगा करने पड़ेंगे, जैसे त्राटक आपको करना पड़ेगा जो जिम में उपलब्ध नहीं है। आपको नेत्र शुद्धि करनी पड़ेगी जो जिम में उपलब्ध नहीं है। आपको जल नीति करनी पड़ेगी, आपको सूत्र नीति करनी पड़ेगी जो जिम में उपलब्ध नहीं है। तो ये इस तरीके के कुछ ऐसे षटकर्म हैं जो आपको जिम में नहीं मिलेंगे। लेकिन योगा, जो लोग योगा करते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ योगा से ही अपनी बॉडी को बना सके, उनको मसल्स डेवलप करने के लिए जिमिंग ज़रूरी है। तो मेरा तो ये मानना है कि जिम करते हैं जो अगर 6 दिन जिम करते हैं तो वो 2 दिन योगा को ज़रूर उसमें शामिल करें, और जो योगा करते हैं वो 2 दिन ज़रूर जिम को शामिल करें। जी। और अब उस ओर भी आना चाहेंगे, आध्यात्म की तरफ योग किस तरीके से कार्य कर रहा है और मेडिटेशन की क्या प्रक्रिया रहती है योग में? आप किस तरीके से ध्यान को योग के तहत अपना रही हैं? जी, मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मैं सबसे पहले सूर्य नमस्कार करने से पहले मैं मेडिटेशन करती हूँ, क्योंकि 1 मिनट या 2 मिनट का मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेडिटेशन करने के समय आपको सिर्फ अपने सांसों के ऊपर फोकस करना है। आप किसी भी अवस्था में बैठ सकते हैं, चाहे आप जैसे आप देख रहे हैं ये आपको यहाँ पर पद्मासन में दिख रहे हैं बैठे हुए, आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। पद्मासन में आपको अपने पैरों को, अपने घुटनों को आप देख सकते हैं किस तरीके से आप पद्मासन में बैठेंगे। आपने अपना एक पाँव ऊपर रखा, उसके ऊपर आप अपना दूसरा पैर रखेंगे। आप योगिक मुद्रा में बैठ जाएंगे, कमर को सीधी रखेंगे और आप सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। आपने जब श्वास लेने हैं तो आप मन में काउंट करेंगे 1 2 3 4, और जब आपने सांस छोड़ना है तब आप काउंट करेंगे 7 1 2
3 4 5 6 7 इस तरीके से काउंटिंग में क्या होता है कि हमारा ध्यान कहीं और नहीं जाता है, हमारा ध्यान सिर्फ सांसों पर ही रह जाता है, सिर्फ हम अपने सांसों पर ही सोचते हैं और जो थॉट प्रोसेस है वो हमारा कुछ समय के लिए बंद हो जाता है। तो इस तरीके से आपने अगर सांसों के ऊपर ध्यान किया, आपने अपनी सांसों की माला को गिनना शुरू कर दिया और कहीं आपको लगा कि ब्रेक लग गई है, तो आप दोबारा से उन काउंटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेडिटेशन इस तरीके से कर सकते हैं। मेडिटेशन बहुत अलग अलग तरह की है, तो उसमें से ये एक है। जी, मेडिटेशन का आपने प्रारूप बताया और सबसे बड़ी बात जो हमारे दर्शकों को ज़रूर समझ आ रही होगी, जिसे वो अपनाना भी चाह रहे होंगे, सांसों को गिनना। जी, ये ध्यान है, और ये इतना सांसों की माला जी इतना सहज है। सपना जी, आपसे जानना चाहेंगे, योग को आपके जीवन में योग ने किस तरीके से प्रभावित किया है? कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे है, योग का बदलाव आपके जीवन में है, हमारे दर्शक भी इससे प्रभावित हों। आपसे जानना चाहेंगे, योग ने आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित किया है, जो ये आपके जीवन का आधार बन गया है? जी, पहले मुझे ऐसा लगता था कि योग को मुझे करने के लिए मुझे किसी डिप्लोमा, किसी कोर्स की ज़रूरत है, पर जब मैंने शुरू में ऐसे ही योगा शुरू करा तो वो धीरे धीरे मेरे जीवन में बनता चला गया और मैं इतना ज़्यादा इससे प्रभावित हो गई कि मैं इसके बिना नहीं रह सकती हूँ। मेरी दिन की शुरुआत ही योग से होती है। मैं स्कूल जाने से पहले योग करती हूँ, स्कूल पहुँच करके मैं योग करना पसंद करती हूँ बच्चों के साथ। अगर मुझे मौका मिलता है किसी भी कार्यक्रम के तहत, जैसे हमारे NSS कैंप वगैरह होते हैं, अगर उसमें मुझे मौका मिलता है तो मैं उसमें करती हूँ। इससे मुझे क्या है कि पूरा दिन मैं एक नॉर्मल तरीके से रह करके काम करती हूँ। मेरा स्ट्रेस लेवल जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। मैं अपने बॉडी वेट को संतुलन बनाए रखती हूँ, ना वो ज़्यादा गेन होता है, ना मुझे उसमें ज़्यादा लॉस होता है। तो मुझे लगता है कि योगा जो है सभी को अपने इस लाइफस्टाइल में अपनाना चाहिए। सपना जी, आज कार्यक्रम में आज आई, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे, हमारे योगा इंस्ट्रक्टर का भी आभार व्यक्त करना चाहेंगे। दर्शकों, उम्मीद है आज के कार्यक्रम से आप ज़रूर लाभान्वित होंगे। फिलहाल योग और जीवन कार्यक्रम में आज बस इतना ही। हमारे दोनों जो अतिथि हैं उनका भी हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत आभार।